बांग्लादेश एक बार फिर आग में जल रहा है। एक नेता की मौत और पूरे देश में हिंसा का तूफान। शेख हसीना की विरोधी आवाज उस्मान हादी की मौत के बाद हालात बेकाबू हैं। आज उनका शव बांग्लादेश पहुंच रहा है और उससे पहले ही अखबारों के दफ्तर जला दिए गए। पत्रकारों को न्यूज रूम में बंधक बना दिया गया। सत्ताधारी पार्टी के कार्यालय फूके गए। इसी बीच भालुका इलाके में कुछ लोगों ने एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को पहले पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद उन्होंने न केवल उसकी हत्या की बल्कि शव को नग्न अवस्था में पेड़ से लटका कर आग लगा दी। इस दौरान आरोपी लोग अल्लाह अकबर के नारे भी लगा रहे थे। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है, जिसने देश और दुनिया में लोगों को झकझोर कर रख दिया है। यह हत्या उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा का हिस्सा मानी जा रही है। यह घटना देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। और अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश अराजकता की तरफ बढ़ रहा है। मुद्दा और गंभीर है क्योंकि इस हिंसा में एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा हत्या, मीडिया संस्थानों पर हमला, भारतीय उच्चायोग पर पत्थरबाजी और छात्र आंदोलनों का हिंसक रूप सामने आया है। ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं, ये कानून व्यवस्था का खुला चैलेंज है। तो आज हम सीधे सवाल पूछेंगे, क्या उस्मान हादी की मौत की आड़ में कट्टर भीड़ को खुली छूट मिल गई है? क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक अब सुरक्षित नहीं है? इस घटना पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी हैं, जिससे पहले हम आपको सुनवाएंगे और आज इसी विषय पर हम तमाम सवाल पूछेंगे। पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाएं आप सुनिए। रिफॉर्म जनता के लिए, चाहे मनरेगा में रिफॉर्म हो, चाहे अन्य कानून में हो, ये रिफॉर्म एक्सप्रेस सेशन रहा और ये जनता के लिए रहा। सर, पर जिस तरीके से बांग्लादेश देखिए, दुर्भाग्य है, बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है और भारत में भी ममता बनर्जी जैसे नेत्री हैं जो भारत को, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं और सारे इंडी गठबंधन की जुबान अभी बंद हो गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण। दूर की हुई, न शिक्षक की हुई, न जो आम आदमी के सामने संकट है, बढ़ता हुआ टेररिज्म, उस पर भी नहीं। चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक है। जिस बांग्लादेश को हमने पैदा किया, 14 दिन के अंदर इंदिरा गांधी ने सैन्य ऑपरेशन करके, आर्मी ऑपरेशन से, जो हमारा सबसे विश्वसनीय था, मोदी सरकार की गलत विदेश नीति के कारण कोई विश्वास ही नहीं करता मोदी पे। मोदी और मोदी की विदेश नीति पे कोई विश्वास नहीं करता। नतीजा आज वहां पे हिंदू सुरक्षित नहीं, मंदिर सुरक्षित नहीं, जैन सुरक्षित नहीं, सिख सुरक्षित नहीं, भारत का व्यापार वहां सुरक्षित नहीं। ये क्या कर दिया मोदी जी आपने? बहुत बड़ी राजनीतिक विफलता है मोदी की विदेश नीति। प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे कराऊंगी। हमारे साथ रक्षा मामलों के जानकार कमांडर भूषण दीवान जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज में। और हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के संयोजक विधि प्रकोष्ठ एमपी से देवेंद्र रावत जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज में। एक बार फिर आप सभी पैनलिस्ट का बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत भूषण दीवान जी कमांडर हमारे साथ बने हुए सर आपसे करना चाहूंगी। सर, बांग्लादेश से जिस तरीके की हिंसा की तस्वीरें सामने आई है, हिंसा भड़की हुई है, क्या ये तस्वीरें, ये हिंसा वहां की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर एक असर डाल सकती है, एक बड़ा सवाल खड़ा करती है वहां के लिए? सर, बेशक शिवांगी जी, मोहम्मद यूनुस कुछ अपने मन की, अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए और कुछ आसिफ मुनीर के बहकावे पे, चीन के बहकावे पे भी शायद, और शायद अमेरिका के बहकावे पे भी, वो जो कट्टरवादी ताकतों को तूल दे रहे हैं, उनकी लड़ाई हो सकती है शेख हसीना से। उनको आपने कई, अवामी लीग को बैन कर दिया आपने,
इस मई 2025 में, और उनके अगेंस्ट आपने फांसी की सजा सुना दी। पर आप समझते नहीं, अगर आप अपने तख्त की मियाद बढ़ाना चाहते हैं तो देश को अगर आप इस टाइप से उन्माद में धकेल देंगे, उस उन्माद में क्या होगा, देश तहस नहस हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं, जो दीपू को हिंदू अपना लड़का है, जो कल शाम को उसको मारा गया है, उसको जलाया गया है नग्न करके, पेड़ पे लटका के, वो कारण कोई ये नहीं था कि वो जो हाजी मारा गया उसकी वजह से है, ये भी नहीं था कि हिंदुओं का केस, क्यों हिंदुओं का केस भड़की बात। एक्चुअली क्या है, वर्ल्ड अरब लैंग्वेज डे था कल 18 दिसंबर को। ये 1977 से चल रहा है, जब यूएन ने अरेबिक को एक लैंग्वेज बनाया वहां पे। तो लैंग्वेज बनाया तो उस टाइप से 18 दिसंबर को हमेशा मानते रहते हैं वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे। उसमें उसने शायद ऐसा कहा जाता है, कुछ कहा उसने, तो वो फिर सर तन से जुदा वाली बात आ गई और ये सब कर दिया। अब इसको जोड़ के देखा जा रहा है, पर जोड़ के देखा जा रहा है, जब भीड़ उन्माद में आती है, सच्चाई कहीं नहीं खड़ी होती, सब गलत बातें ही खड़ी हो जाती हैं, और गलत बातें होती हैं तो हिंसा और फैलती जाती है। अब बात यह, जहां तक उसको कत्ल हुआ है, जो सिंगापुर से जिसकी लाश आई है, तो वो उसका क्या है, वो तो बीएनपी का, वो तो अगेंस्ट अवामी लीग के अगेंस्ट उनको दुख है, उनको शक है। अवामी लीग के अगेंस्ट क्यों है, वो शेख हसीना की पार्टी है, और अवामी लीग को, शेख हसीना को माना जाता है प्रो इंडिया, और दो जो न्यूज़पेपर जो ऑफिसेस जलाए गए, ध्वस्त किए गए, वो भी माने जाते हैं प्रो इंडिया हैं। अब बात यह कि 50-60 दिन के अंदर तो इलेक्शन है बांग्लादेश में। अब वो इतना एक्टिव हो रहा था लड़का, उसकी पार्टी भी जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी, तो ये जब इतना एक्टिव हो रहा था, किसी अपोजिशन पार्टी ने भी उसको मार दिया, गोली मार दी, तो बात फैल गई तो पूरे देश में आग लग गई, और आग में हर कोई झुलस रहा है, और हिंदुओं के ऊपर भी अटैक हो रहा है। तो ये यूनुस को देखना है, ये जो आप काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कल को तो मिलिट्री टेक ओवर कर सकती है बांग्लादेश में। यूनुस पर यूनुस को फर्क नहीं है, यूनुस तो कहता है मैं फरवरी 26 में 2 महीने के अंदर तो मैं गया ही गया, मैं गया तो मेरे बाद जो भी होना होने दो, मिलिट्री आती आने दो। पर पूरे देश की तबाही मचा रहा है, बिजनेस खत्म हो रही, शांति खत्म हो रही, सब यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएगी। तो ये चीज उनको कौन समझाए, और पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है, क्योंकि इतना भड़का हुआ है मामला, पुलिस को कुछ कर नहीं पा रही है। मुझे तो लगता है मिलिट्री को बैरक से निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक चिंता का सवाल भी यहाँ पर खड़ा हो जाता है। सर संजीव जी, इस तरह की हिंसा की जब तस्वीरें सामने आती हैं, तो हिंसा की इन तस्वीरों का भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर किस तरीके का असर पड़ेगा? देखिए, बांग्लादेश में जो हालात हैं वो काफी नाजुक है, और वहां पर जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त ताकतें लगातार उनके जो मंसूबे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वो लगातार अपनी साजिशों को उन्होंने जारी रखा हुआ है। साजिशों का दौर बांग्लादेश में लगातार जारी है, जो पिछले वर्ष से शुरू हुआ था, और इस प्रक्रिया में आप जानते हैं कि शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ कर दिया गया था, उनको देश छोड़ने पर मजबूर किया गया है, और एक ट्रिब्यूनल के माध्यम से उन्हें फांसी की सजा भी सुना दी गई है, जो कि एक बेहद पक्षपातपूर्ण तरीके का निर्णय है। और ये जो सारी स्थितियां अब ये कट्टरपंथी कर रहे हैं, उसमें ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये जो पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, या जो ये मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की जो अंतरिम सरकार है, उसकी भी कहीं न कहीं इसमें सह दिखाई देती है। और इस अंतरिम सरकार जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की है, इसका मूल जो लक्ष्य इसको बनाने का यही था कि ये सरकार बांग्लादेश में कानून और शासन की व्यवस्था को सुधारे, और वहां पर जो हिंसा, आगजनी इत्यादि की जो घटनाएं लगातार हो रही थी, उस पर रोक लगाए और जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए। जाहिर है कि इस सरकार ने अपने इन जो मुख्य उसका जो दायित्व था, उसको पूरा करने के अलावा शेष अन्य जो काम है जो कि उसे नहीं करने चाहिए थे, वो किए। जैसे विदेश नीति और रक्षा नीति संबंधी बड़े बड़े निर्णय लेना, पाकिस्तान जैसे एक आतंकपरस्त राष्ट्र के साथ, जिसका कि बांग्लादेश के साथ एक बहुत ही काला और घिनौना और घृणित अध्याय है, उसको भुला करके जो है उसके साथ अब जा करके गले मिलना इत्यादि इत्यादि, जो अन्य विश्व के नेताओं के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना, जो कि इस सरकार को ऐसा करने का कोई मैंडेट नहीं है। गैर निर्वाचित सरकार है, ये इंतरिम सरकार थी,
ये नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, ये इंटरिम अरेंजमेंट के तहत बनाई गई थी। लेकिन ये मोहम्मद यूनुस की सरकार का जो वास्तविक चेहरा है वो एक्सपोज हो चुका है। इनका जो शांति का जो मुखौटा लगा करके ये पूरी दुनिया में घूमते थे वो एक्सपोज हो चुका है, हट चुका है। ये कट्टरपंथियों के द्वारा ही बैठाई गई सरकार दिखाई देती है। और ये जो सरकार है वो लगातार कट्टरपंथियों को शह और सपोर्ट देने का कार्य कर रही थी। इनका एकमात्र निशाना अगर कोई था तो वो अवामी लीग और शेख हसीना की पार्टी थी, जिनको जो लगातार उनके ऊपर जो है हर तरीके की जो शक्ति है वो दिखा रही थी। संजीव जी, आपने बहुत सही बात की कि कट्टरपंथियों के द्वारा बनाई गई ये सरकार है, सिर्फ जो है वो शांति का मुखौटा ये पहनी हुई है। देवेंद्र जी, जिस तरीके से एक हिंदू युवक की निर्मम तरीके से हत्या करना, ये माना जाए कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा खतरे में है? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि यूनुस जो है उनको शांति दूत का जो नोबेल पुरस्कार गलत दिया गया। इनको आतंकवादियों को मुखिया का जो है पुरस्कार के रूप में दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के आतंकवाद को जो है बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करके कर रहे हैं वो शर्मनाक है। ये भूल गए जब बांग्लादेश से पाकिस्तान ने चढ़ाई की थी, इनकी माताओं बहनों की इज्जत लूटी थी, इनको जो है निर्वस्त्र करके जिस तरीके से उनके साथ में बदसलूकी की थी, तब ये त्राहिमाम करके जो है भारत वर्ष से जो है इन्हें मदद मांगी। और हमारी सेना ने अपना संघर्ष करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे करके भी जो है उनके जो है लाखों सैनिकों को जो है सरेंडर कराया और तब जाके बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ये उसमें है, ये सीधे सीधे इनका काम था कि बांग्लादेश में शांति हो, लेकिन शांति की जगह इनका काम सिर्फ एकमात्र रहेगा कि हिंदू मंदिरों पर ये हमला कराते हैं, हिंदुओं पर हमला करा रहे हैं। वहां पर लोकतंत्र की स्थापना करना तो दूर, वहां पर जो है पाकिस्तान के पश्चिमों पर चल के उससे पिट्ठू और पिछलग्गू बन करके ये आतंकवाद का नंगा और खुला नाच वहां पर रख रहे हैं। ये शर्मनाक है और इनको समझना चाहिए कि जिस दिन भारत की आंख टेढ़ी हो गई उस दिन इन आतंकवादियों की भी खैर नहीं है। भारत हिंदुओं को सुरक्षा करना भी जानता है और अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते भी निभाना जानता है। एक सीमा होती है और वो कब्र, अब सब्र की सीमा के ऊपर यदि ये लिखे जाता है तो हिंदू समाज को अपमानित करने वाले इन जिहादी आतंकवादियों को खैर नहीं, उस पर भारत सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल संजीव जी, क्या लग रहा है भारत अपने अल्पसंख्यकों के लिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक कड़ा रुख अपना सकता है? संजीव जी, निसंदेह भारत सरकार की जो पूरी पहली नजर इस पूरे घटनाक्रमों पे है और भारत ने इस संदर्भ में बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर को, नई दिल्ली स्थित जो बांग्लादेश का हाई कमीशन है उसके उच्चायुक्त को तलब किया और विदेश मंत्रालय में उन्हें बुलाया गया और भारत सरकार ने अपनी जो गहरी जो चिंता है बांग्लादेश की स्थितियों के ऊपर उसको व्यक्त की। और जाहिर है कि भारत सरकार ने इस बात का अनुरोध भी किया है कि ये जो भारत का जो हाई कमीशन बांग्लादेश में है उसको जैसे थ्रेट्स इशू किए जा रहे हैं, जिस तरीके से प्रदर्शनकारी उसके आसपास इकट्ठा हो जा रहे हैं बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में, और हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जो हमले शुरू हो गए हैं वो भारत को स्वीकार नहीं है। और देखिए, मैं आपके बड़े सामान्य चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, ये बदला हुआ जो भारत है, वो आतंकवाद और अतिवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के रूप में काम करता है और आतंकवाद की घटनाओं को, अतिवाद की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। और भारत की जो सरकार है इन सारी स्थितियों पर बहुत ही पैनी नजर रखे हुए है। जहां तक हिंदू कम्युनिटी के संदर्भ में भारत सरकार के रुख का प्रश्न है तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हो रहे हमलों को लेकर के लाल किले की प्राचीर से इस बात को कहा था कि ये जो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो चिंताजनक है और इसके ऊपर उन्होंने अपनी संवेदना भी व्यक्त की थी। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि भारत की सरकार का जो नजर है बहुत ही क्लोज वॉच है और मेरा ऐसा मानना है कि यदि भारत के हितों को क्षति पहुंचाई गई, हिंदू कम्युनिटी के जो हितों को प्रोटेक्ट करने का जो आश्वासन ये सरकार देती रही है उस पर विफल रही है और यदि भारत की सरकार को ऐसा लगता है कि ये जो बांग्लादेश में हमारे जो हित हैं
वो लगातार खतरे में पड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो भारत की सरकार है वो बड़ी से बड़ी कार्रवाई करना भी जानती है। और जैसा कि मैंने फिर से कहा, मैं फिर से कहूंगा कि आतंकवाद और अतिवाद के संदर्भ में भारत की सरकार का जो रुख होता है वो जीरो टॉलरेंस का होता है। और जाहिर है कि बांग्लादेश के साथ तो हम बेहतर संबंध चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश में यदि कोई बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने की अगर आवश्यकता आती है तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सरकार ऐसा करने में सक्षम है, संकल्पबद्ध है। और इस तरीके की घटनाओं को ये जो नया भारत है वो बहुत ही क्लोज तरीके से वॉच कर रहा है और अप्रोप्रिएट रिस्पांस भी इसका करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, अगर एक्शन लेने की बात आएगी तो भारत देश कभी पीछे नहीं हटेगा, बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। भूषण दीवान जी हमारे साथ है। दीवान सर, जब दूसरे देशों पे हिंसा की तस्वीरें सामने आती हैं तो एक डर कहीं ना कहीं मन में पैदा हो जाता है। अगर भारत की सीमाओं पर हिंसा होती है तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो खतरों में पड़ सकती है? शिवांगी जी, बेशक मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, आपसे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट के साथ। और मैं 71 की लड़ाई में लड़ा हूं, भारतीय नौसेना में था मैं। हमने जिस देश को आजाद किया, जो हमारे रिस्पेक्टेड बीएचपी के पैनलिस्ट कह रहे थे, वही हमें मेरी बिल्ली मेरे म्याऊं मुझे म्याऊं कर रही है। पर सवाल ये है, ये पॉलिटिकल गेम है सारा, क्योंकि यूनुस साहब को ऊपर से बिठाया गया है, वो अपनी गद्दी को आगे लंबी करने के लिए, अपनी म्याद को, गद्दी की म्याद को लंबी करने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं थोड़ी अपनी बात को पुरानी मैंने कही आपसे ब्रेक के पहले, मैं बात करेक्ट करना चाहता हूँ। ये जो था उस्मान हादी जिसकी डेथ हुई है, ये एक्चुअली बांग्लादेश छात्र लीग का आदमी था, जो अवामी लीग का छात्र विंग है। और ये इलेक्शन जो होने वाले हैं उसमें तो अवामी लीग बैंड है, तो छात्र बड़े एक्टिव हैं। तो इलेक्शन जो होने वाले हैं, जो पॉलिटिकल भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि बीएनपी का चांस काफी है, जो खालिदा जिया की पार्टी है, बीमार चल रही काफी, उनको पार्टी को 30-35% वोट बनने का चांस है, ये इंटेलिजेंस बताती है। उसके बाद जमात इस्लामी जो कट्टर है, जो बड़ी पुरानी संस्था है, प्री इंडिपेंडेंस से चली आ रही है, लाहौर पाकिस्तान में पार्ट है, इंडिया में पार्ट उसका है, और बांग्लादेश में, उनका चांस नेक्स्ट है। और थर्ड चांस जो है, जो नई मई में बनी है, मई 2025 में, एनसीपी। तो ये जो पार्टी है, इसको ज्यादा चांस नहीं, पर इसमें यूथ लीडर काफी हैं, तो ये पॉलिटिकल राइवलरी का भी देखा जा सकता है। पर बाद में बताऊं, कुछ भी हो तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। पर सवाल ये है, जब तंत्र सरकार का मजबूत नहीं होता है तो हर कोई लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लेता है। मेरी किसी से उस्मान हादी की लड़ाई किसी से जमीन पे भी हुई हो, किसी और बात पे भी हुई हो, तो शूट कर दिया। कब 9 दिसंबर को किया है, हमारा 18 को है, शूट कर दिया, बात फैल गई, आग लग गई, सुलग गई। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एक कमजोर सरकार, एक कमजोर तंत्र इस चीज को बढ़ावा देता है, और पूरा देश खड्डे में जा रहा है। और भारत का जहां तक अटैक करने का सवाल है, अटैक तो देखिए करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 71 वॉर की बात अलग थी, हमने 2 साल लगा दिए, पूरी दुनिया को हमने तैयार किया कि हमारे पास कई लाखों में 2 करोड़ के आसपास रिफ्यूजी आ रहे हैं। तो जब इतने रिफ्यूजी आ रहे हैं, हमारे बर्डन आ रहा है, हम रोक नहीं पा रहे हैं। क्यों आ रहा है रिफ्यूजी? पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वह ईस्ट पाकिस्तान में आके उनको मार रही है, कत्लेआम कर रही है। तो हमने उसको रोकना है, तो हमें वर्ल्ड हमारे साथ खड़ा हुआ, दूसरे में सपोर्ट किया, यूरोपियन नेशन सपोर्ट किया। अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। अभी क्या है, खाली यही है कि उनको हम वार्निंग दे सकते हैं, पर ये बात वार्निंग दे सकते हैं, उनके एम्बेसडर को बुला के ऑफिशियल वार्निंग दे सकते हैं और ये लेटर लिख सकते हैं। पर मैं आपको बता रहा हूँ, मेन चीज जरूरी नहीं कि हर चीज, वहां 15-17 करोड़ आबादी है, उसमें 15 करोड़ तो मुसलमान है, सही बात। हाँ, और 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ हिंदू हैं। तो जो क्या है, जब भीड़ उन्माद में आती है तो तकलीफ इस चीज को कम्युनल टर्न ले लेता है। तो सरकार तंत्र मजबूत नहीं रहेगा। और उनकी सिलेट में हुआ है, वहाँ उनकी बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा फेलियर मैं इसको कहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से संजीव जी ने भी कहा कि कट्टरपंथियों की सरकार है, तो कहीं ना कहीं सरकार बढ़ावा दे रही है, तभी तो देश जो है इस तरीके की स्थिति में आ गया, इतनी आगजनी हो रही है, हिंसा भड़क रही है। हमारे साथ देवेंद्र जी भी है। देवेंद्र जी, एक और आपसे सवाल लेना चाहूंगी। हम देखते हैं कि कई देशों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर हिंदुओं को
प्रताड़ित किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनकी हत्याएं की जाती है। अमेरिका में भी हमने इस तरीके की तस्वीरें देखी जहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया। बांग्लादेश में हमने इस तरीके की तस्वीर देखी। आखिरकार हिंदुओं के साथ इस तरीके का व्यवहार दूसरे देशों में क्यों होता है? और अगर जो दूसरे देशों में हिंदू बसे हुए हैं, क्या उनको इसके लिए एक्शन लेना चाहिए? जो अल्पसंख्यक वहां पर बसे हुए हैं उनको एक्शन लेना चाहिए? देवेंद्र जी, देखिए, मेरा निवेदन ये है कि भारतवर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम के प्रयासों से बहुत तरक्की कर रहा है। यहाँ की आर्थिक उन्नति और तमाम तरह के जो संपन्नता है, जो अच्छी चीजें हैं, उनसे ये तिलमिलाए हुए हैं और ये तरह तरह से जो है अस्थिर करना चाहते हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था को। और तरह तरह जहाँ तक हिंदुओं पर हमले करने की बात है, तो ये भारतवर्ष ही एक देश है जिसने पूरी दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम मान करके पूरी दुनिया के कल्याण की बात की है। लेकिन साथ ही साथ में हिंदू समाज को ये भी समझना पड़ेगा कि यदि हिंदू समाज पर कहीं पर भी कोई भी हमला होता है तो उस हमले का जवाब उनको भी देना पड़ेगा। अदरवाइज ये होगा कि हम लोग इसी प्रकार से हमारे लोगों पर हमला हुआ। यहाँ पर बांग्लादेश में तो हमारे जो उच्चायुक्त की बिल्डिंग है वहां पर भी वो चले गए। कम्युनिस्ट सरकार बांग्लादेश की कब तक इस प्रकार के पंचों को जो करवाती रहेगी और भारत की कब तक सहनशीलता की परीक्षा लेती रहेगी? जहां तक कमांडर साहब का, दीवान जी का प्रश्न है, हम उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन निश्चित ही वो एक सीमा होती है। तब तक हमारे हिंदू वहां पर मारे जाते रहेंगे। बिल्कुल एक सीमा होती है। और इस बार जो पानी है वो सर के ऊपर से निकल गया है। जिस तरीके से संजीव जी ने भी कहा कि हो सकता है कि भारत एक्शन ले, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से निकल चुका है और भारत बहुत जल्द एक्शन भी लेगा। इस तरीके की जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, फिलहाल समय का अभाव है, चर्चा को आज यहीं रोकेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बांग्लादेश जल रहा है, हिंसा हो रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, लेकिन तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े थे और अब वक्त है कि भारत बहुत जल्द एक्शन भी लेगा।